हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जय सैनिक क्लासेज में। तो हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देन इससे पहले रोबोटिक्स से पहले हमने इसमें नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जाना। उससे पहले हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैविक प्रौद्योगिकी क्या है, इसके क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, इसके बारे में जाना। और आपका ये थर्ड सेशन है जो कि रोबोटिक्स के बारे में है। जो रोबोटिक्स है ये रोबोट जो कि आपके स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज का जो सेशन रहेगा आपका ये रोबोटिक्स के बारे में रहेगा। तो रोबोट्स के बारे में इसमें एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स देखेंगे हम। रोबोट्स किस प्रकार से काम करता है, ये किन 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 क्षेत्रों में ये काम करता है, किन किन क्षेत्र के लिए उपयोगी है। और रोबोट्स है जो कि आज देखने को मिलता है, इसमें सेंसर सिस्टम है वो किस प्रकार से इसमें, और इसमें माइंड और ह्यूमनॉइड सिस्टम को किस प्रकार से ये व्यवहार में ये लाता है। तो मानव की तरह ही ये दिखने वाला रोबोट्स के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में जो पूरा सेशन रहेगा ये आपका ये रोबोटिक्स के बारे में रहेगा। तो सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम चलते हैं। ये है सबसे पहले रोबोट, इसका नाम है सोफिया, जो कि आपको ये पूरा मानव की तरह ही हूबहू देखने को मिलेगा। तो मीट एंड ग्रीट फर्स्ट रोबोट सिटीजन इन, ये है सोफिया जो कि एक मानव की तरह ही हूबहू दिखता है। ये हैंसन रोबोट्स है, इसके बारे में भी हमें आगे देखने को मिलेगा। ये भी मानव की तरह ही पूरी तरह ये मानव से बातचीत करने में सक्षम है और ये मानव की तरह चलने में भी सक्षम है। ये आपको नौसेना रक्षा क्षेत्र, आपको सभी क्षेत्रों में ये देखने को मिलेगा। चिकित्सा क्षेत्र में भी रोबोट्स के बहुत उपयोग देखने को मिलेंगे, चिकित्सा क्षेत्र में भी आपको, और कई क्षेत्रों में ये देखने को मिलेंगे आपको। इसका ये माइंड जो कि एक ब्रेन किस प्रकार से ये कंट्रोल होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इस प्रकार से रोबोट्स बने होते हैं। ये आपको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह इनकी अलग अलग उपयोग किए जाते हैं। तो चलते हैं, हम रोबोट्स के बारे में देखेंगे। रोबोटिक्स के बारे में देखते हैं। तो इंजीनियर की वह शाखा जिसके अंतर्गत रोबोट का अध्ययन किया जाता है रोबोटिक्स कहलाती है। इसमें रोबोट की संरचना, उत्पादन एवं संचालन का अध्ययन एवं अनुसंधान भी शामिल है। तो रोबोटिक्स के बारे में देखते हैं। तो इंजीनियर की वह शाखा है ये जिसके अंतर्गत रोबोट का अध्ययन किया जाता है रोबोटिक्स कहलाती है। इसमें रोबोट की रचना और प्रोडक्शन और संचालन एवं इसका अध्ययन एवं अनुसंधान इसमें शामिल होते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं रोबोट एज ए मशीन होती है, एक तरह की एक प्रकार से ये मशीन होती है जो एक या एक से अधिक कार्यों को तेज़ गति से या फिर सटीक तरह से स्वचालित या ऑटोमेटिक रूप से ये कर सकती है। तो रोबोट एक प्रकार की मशीन है जो एक या एक से अधिक कार्यों को गति से यानी तेज़ गति से और सटीक तरह से ये स्वचालित कर सकती है। दैन इसके बाद में देखते हैं। तो रोबोटिक्स होता है, ये शब्द रोबोट से आया है जिसे चेक लेकर कोलकैपेक ने अपने नाटक रोजियम्स यूनिवर्सल रोबोट्स में एक श्रेष्ठ धावक की परिकल्पना प्रस्तुत की जिसकी बुद्धि मानव के समान थी। तो रोबोटिक्स शब्द है ये रोबोट से आया है जिसे चेक लेखक जो कोलकैपेक ने अपने नाटक रोजियम्स यूनिवर्सल रोबोट्स में एक श्रेष्ठ धावक की परिकल्पना प्रस्तुत की जिसकी बुद्धि है वो मानव की तरह ही समान थी। दैन इसके बाद में हम रोबोटिक्स के इतिहास के बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम 1928 में जापानी रोबोट गोकू तेसेरू का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले हमें जापानी रोबोट गोकू तेसेरू का इसमें निर्माण देखने को मिलता है। दैन इसके बाद में 1952 में IBM ने पहले प्रोपोर्शनल जो कंप्यूटर्स होते हैं VM701 को प्रस्तुत किया जो एक आंकिक नियंत्रित तंत्र यानी न्यूमेरिकल कंट्रोल था। दैन इसके बाद में 1954 में जॉर्ज सी डेवोन ने प्रथम आधुनिक रोबोट की खोज की जिसे यूनिमेट नाम से जाना गया। दैन इसके बाद में 1973 में जर्मनी के द्वारा फमलस
रोबोट का निर्माण किया गया। ये ऐसा रोबोट था जो 360 डिग्री पर घूमने में ये सक्षम था। तो फमलस नामक जो रोबोट था इसका निर्माण किया गया। ये ऐसा रोबोट है जो कि 360 डिग्री घूमने में ये सक्षम था। देन इसके बाद में 2000 में होंडा ने असीमो नामक मानवाकार रोबोट का निर्माण किया गया जो कि मानव की तरह चलने में ये सक्षम था। तो असीमो नामक जो रोबोट है जो कि मानवाकार, ये ह्यूमैनॉइड है जो कि मानव की तरह ये चलने में भी सक्षम था। देन इसके बाद में 2004 में स्प्रिंट नामक रोबोट ने मंगल ग्रह पर उतरकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो जो मंगल ग्रह पर जो उतरकर नया कीर्तिमान जो स्थापित किया, ये स्प्रिट नामक रोबोट है जो 2004 में ये मंगल ग्रह पर इसने खोज की थी। देन इसके बाद में हम देखते हैं होवर्ड फर्स्ट। तो होवर्ड फर्स्ट है जो जॉर्ज डेवोल ने निर्मित किया गया। इसका निर्माण यूनिवर्सल ने किया जो रोबोट के निर्माण की ये पहली कंपनी है। देन इसके बाद में विश्व का पूर्ण मानव से दृश्य रोबोट ह्यूमैनॉइड रोबोट है जो माना जाता है। इसका निर्माण कार्य 1972 में पूरा हुआ। देन इसके बाद में हम रोबोटिक्स के कार्य के बारे में देखते हैं। तो रोबोटिक्स के जो फंक्शंस है इनको हम एक एक के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में देखते हैं हम, प्रथम पीढ़ी में देखते हैं। तो ये औद्योगिक जो कार्य है उनके लिए ये प्रयोग में आए थे। देन इसके बाद में जो सेकंड जनरेशन है इसमें कैमरे और सेंसर का प्रयोग से अन्वेषण के कार्य के लिए इन्हें उपयोग में लिया गया। देन इसके बाद में जो थर्ड पीढ़ी में ये देखने को मिलते हैं, ये वर्तमान में इससे मानसिक जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कार्य के लिए भी इन्हें जाना जाता है या फिर काम कार्य के लिए इनके उपयोग लिया जाता है। अब हम भारत में रोबोटिक्स देखेंगे। तो रोबोटिक्स इन इंडिया, तो इसमें CAIR भारत में रोबोटिक के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक अग्रणी संस्थान है। यहाँ रोबोटिक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित मूल अनुसंधान शुरू किया गया था। तो भारत में जो रोबोटिक्स है वो CAIR है जो भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में ये कार्य करने के लिए एक संस्थान है जो कि अग्रणीय माना जाता है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित मूल अनुसंधान शुरू किया गया था। देन इसके बाद में जो प्रारंभिक समय में ये संस्था DRDO के साथ कार्य कर रक्षा क्षेत्र के लिए रोबोट का विकास करती थी, लेकिन वर्तमान में ये स्वरूप में ये विभिन्न क्षेत्रों में रोबोट के प्रयोग संबंधी अनुसंधान कर रही है। तो पहले प्रारंभिक समय में ये संस्था है जो DRDO के साथ में कार्य कर रक्षा क्षेत्र के लिए ये रोबोट विकसित करती थी, लेकिन वर्तमान में ये विभिन्न क्षेत्रों में रोबोट के प्रयोग को संबंधी अनुसंधान कर रही है। देन इसके बाद में देखते हैं भारत में रोबोटिक क्षेत्र में हिंदुस्तान मशीन टूल्स के अनुसंधान और विकास विभाग, केंद्रीय मशीन टूल संस्थान, ITI मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और हैदराबाद विज्ञान सोसाइटी कार्य कर रहे हैं। तो जो भारत में रोबोटिक्स क्षेत्र में हिंदुस्तान मशीन टूल्स के अनुसंधान और विकास विभाग, केंद्रीय मशीन टूल्स संस्थान जो कि ITI मद्रास और भारतीय विज्ञान संस्थान है जो कि बेंगलुरु और हैदराबाद विज्ञान सोसाइटी, ये रोबोटिक्स के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। दैन इसके बाद में हम देखते हैं भारतीय स्पेस एजेंसी ने स्पेस मिशन हेतु ह्यूमैनॉइड रोबोट को बायोमित्र बनाया है। तो अभी जो हाल ही में जो भारतीय स्पेस एजेंसी ने बायोमित्र जो रोबोट लॉन्च किया है इसके बारे में देखते हैं हम। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन एक गैर लाभकारी संस्था है जिसकी जो स्थापना की बात करते हैं तो हम इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। दैन इसके बाद में देखते हैं ये विभिन्न गतिविधियों में संकलन है और इससे भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और इसके निर्माण के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। दैन इसके बाद में हम देखते हैं रोबोटिक्स के बारे में, और ये रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन और शिक्षा के उद्योग में मानवक निर्धारित करता है। संगठनों और पेशेवरों को कठिन टेक्निक समस्याओं का समाधान में ये मदद करता है, जबकि साथ ही में ही नेतृत्व और व्यक्तिगत कैरियर क्षमताओं में भी ये वृद्धि लाता है। तो ये रोबोटिक्स और ऑटोमेशन जो शिक्षा के क्षेत्र में मानवक निर्धारित करता है एवं संगठनों जो ऑर्गेनाइजेशन होती है और जो पेशेवर को होते हैं उनमें जो कठिन टेक्निक होती है, जो हार्ड टेक्निक्स होती है, उनकी समस्या होती है उनको समाधान करने में भी ये मदद करता है।
जबकि साथ ही में ही उनके नेतृत्व और व्यक्तिगत कैरियर और क्षमताओं में भी ये हमें वृद्धि लाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स केंद्र जो कि CAIR जो कि एक इंडिया की एक संस्था है जो कि रोबोट्स बनाती है, और ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी इनमें रोबोट्स में देखने को मिलती है। तो इसकी स्थापना 1986 में बेंगलुरु में की गई थी। देन इसके बाद में देखते हैं रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 10 जुलाई 2011 में हुई थी, तथा इसका जो मुख्य कार्य है वो रोबोटिक्स क्षेत्र में विकास व शोध कार्य करना है। इसके साथ ही वह 2 वर्ष के अंतराल में एडवांस इन रोबोटिक्स का आयोजन करता है, और ऑल इंडिया रैंक का 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो कानपुर में हुआ है। देन इसके बाद में हम रोबोट के घटक के बारे में देखेंगे। तो रोबोट में किस प्रकार से कौन कौन से जो पार्ट्स होते हैं जो इनमें यूज लिए जाते हैं वो किस प्रकार से कंट्रोल्ड होते हैं, उनको किस प्रकार से इन्हें काम में लिया जाता है। तो इनमें सबसे पहले हम रोबोट्स में देखते हैं तो सेंसर किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इसकी मदद से जो रोबोट्स होता है वो आसपास के वातावरण के बारे में हमें सूचना संग्रहण करता है। तो जो सेंसर होते हैं वो रोबोट्स के अंदर होते हैं, वो किस प्रकार से इसकी मदद से ये रोबोट होता है जो हमारे आसपास के जो वातावरण होता है उसके बारे में ये सूचना होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको ये स्टोर करता है। देन इसके बाद में ये बेचता है। इसके उदाहरण के रूप में देख लेते हैं तो कैमरा, थर्मोमीटर, बैरोमीटर का उपयोग हम लाइट डिटेक्टर और रैंगिंग वातावरण की 30 तस्वीर के लिए किया जाता है। तो जिस प्रकार का कैमरा होता है ये जैसे फ़ोटो कैप्चर करने के लिए, थर्मामीटर होता है ये टेम्परेचर को मापने के लिए, तो ये सेंसर का ये प्रयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर होता है ये वायु को मापने के लिए जैसे उपयोग, और लाइट डिटेक्टर जैसे, और रैंगिंग वातावरण की ये 30 तस्वीर के लिए इनका जो सेंसर होते हैं इसका उपयोग किया जाता है। देन इसके बाद में जो रोबोट्स में मोटर लगी होती है उसका किस प्रकार से कार्य किया जाता है। तो जो रोबोट्स की मांसपेशियाँ कहा जाता है, तो मोटर्स को हम जो रोबोट्स होता है उसकी मांसपेशियाँ कह सकते हैं। तो जो ये मूवमेंट में ये लिए जाते हैं, तो ये गति करने में ये जो मोटर्स होती है ये सहायक होती है। तो जिस प्रकार में जो मानव में जो मांसपेशियों का कार्य करती है, इसी प्रकार जो रोबोट में मोटर ये कार्य करती है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम ये होता है, ये रोबोट के मस्तिष्क का प्रतिरूप होता है। तो जिस प्रकार जो मानव में मस्तिष्क होता है इसमें कंट्रोल, तो इसमें जो कंट्रोल का प्रतिरूप होता है, इसे ही हम रोबोट के व्यवहार निर्देशित होता है। तो इससे जो रोबोट्स का जो बिहेवियर होता है ये निर्देशित होता है इससे, या इसमें हम डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम के लिए हम डिजिटल कंप्यूटर का इसमें रोबोट्स में हम उपयोग करते हैं। देन इसके बाद में हम पावर सोर्स की बात करते हैं। तो इसमें पावर सोर्स के लिए हम वर्तमान में LED बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तो रोबोट में जो वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम में हम जो LED बैटरी का प्रयोग किया जाता है, और भविष्य में हम सौर ऊर्जा एवं जो नाभिकीय जो न्यूक्लियर जो एनर्जी है इसका प्रयोग की संभावनाएँ है। देन इसके बाद में हम रोबोट्स के अनुप्रयोग के बारे में देखते हैं, रोबोट्स किस प्रकार से इसका उपयोग होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ देखते हैं हम विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, किस प्रकार से इसका मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो विनिर्माण के क्षेत्र में हम रोबोट का योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम देखते हैं तो इसमें रोबोट का योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर, कार, मोटर, बाइक, मोबाइल, रोबोटिक्स उपकरणों के निर्माण में रोबोट बहुत ही बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं। तो जैसे कार बनाने में भी, मोटर बाइक बनाने में, मोबाइल बनाने में, और रोबोटिक्स के जो उपकरण होते हैं उनके निर्माण में रोबोट्स बहुत ही बड़े पैमाने पर ये सहयोग कर रहे हैं। देन इसके बाद में देखते हैं इसकी सहायता से जो निर्माण के क्षेत्र में किसी उपकरण को कम या अच्छे समय में अच्छे तरीके से निर्मित किया जा सकता है। तो रोबोट्स होता है ये, इसकी सहायता से हम निर्माण के क्षेत्र में किसी उपकरण को कम और समय में ये अच्छे तरीके से ये निर्मित कर सकता है। रोबोट विनिर्माण के क्षेत्र में ऐसे कार्य कर सकता है जो मानव के लिए या तो असंभव है या फिर मुश्किल है। तो मानव जो कार्य नहीं कर सकता है वो रोबोट्स करने में ये बहुत ही सहायक होते हैं, और ये बहुत ही मुश्किल इनके लिए नहीं है, जो मानव के लिए बहुत ही मुश्किल है ये आसानी से इन्हें कर सकते हैं। रोबोट बड़े बड़े कारखानों में भारी भारी जो सामग्री है उनको उठाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है या फिर उनमें सहायता करते हैं। आज रोबोट का उपयोग हम देखते हैं तो देश एवं विदेश में विभिन्न जो कंपनियां होती है उनमें बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसकी सहायता से मानव की सुरक्षा सुनिश्चित होती है एवं उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य भी हम आसानी से पूरा किया जा सकता है। अमेरिका और जापान जैसे देशों में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए प्रतिवर्ष 35% रोबोट्स का उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो आज के हम उपयोग देखते हैं तो देश विदेश एवं विभिन्न कंपनियों में बड़े पैमाने पर इसकी सहायता से हम
मानव की जो प्रोटेक्शन है उसको सुनिश्चित किया जाता है, एवं जो प्रोडक्शन है उसको एवं उसके में जो ग्रो देखने का इसमें लक्ष्य भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। और अमेरिका और जापान जैसे जो देशों होते हैं उनमें इंडस्ट्री के कार्य के लिए ये प्रति वर्ष है जो 35% ये रोबोट्स उपयोग बढ़ता जा रहा है। देन इसके बाद में हम इसमें ब्रावो देखते हैं जो टाटा ऑटो कंपनी सिस्टम लिमिटेड है टैल। ये मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने अप्रैल 2017 में पहले भारतीय औद्योगिक रोबोट ब्रावो का अनावरण किया था। ब्रावो का जो डिज़ाइन है और निर्माण कार्य में TAL के पुणे स्थित कारखाने में हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य है वो कर्मचारियों की कमी को पूरा कराना है। देन इसके बाद में हम अंतरिक्ष क्षेत्र में देखते हैं तो स्पेस क्षेत्र में या फिर इसके बाद में करते हैं तो अंतरिक्ष में खोज करने के लिए नासा ने कई रोबोट्स विकसित किए हैं। अंतरिक्ष में सबसे प्रसिद्ध रोबोटों में ऑर्बिट्स, रोवर्स तथा लैंड सीट है जो मंगल ग्रह पर हाल ही में भेजा गया है। रोबोट्स इसमें ऑर्बिट्स और रोवर्स और लैंड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें जो रोबोट्स विकसित किए गए हैं ये प्रसिद्ध रोबोटों में ये ऑर्बिट्स और रोवर्स और लैंड ये सीट है जो कि अंतरिक्ष में एक खोज करने के लिए नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर इन्हें भेजा था। देन इसके बाद में हम रोबोनॉट जो कि नासा द्वारा बनाया गया एक मानवीय रोबोट है जो कि एक ह्यूमैनॉइड सिस्टम से है पूरा, जो कि ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों के साथ काम करने के लिए बनाया गया है। तो अंतरिक्ष स्टेशन में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके साथ काम करने के लिए ये रोबोनॉट नासा द्वारा ये बनाया गया एक मानवीय रोबोट है। देन इसके बाद में देखते हैं हम अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित जो रोबोट है फाइनल एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट जो रिसर्च है इसमें देखते हैं तो ये रूसी मानवीय रोबोट है। इसका जो 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर परिचालन शुरू होगा। तो जो रूसी मानवीय रोबोट्स है इसका 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर परिचालन शुरू होगा। ये केवल अंतरिक्ष में ही कार्य ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर भी ये काम कर सकते हैं तथा जीवन के खतरनाक क्षेत्र में भी इंसान की जगह ये लगा सकते हैं। और अंतरिक्ष में पहले से ही भेजे गए रोबोट्स जो कि सार 401 जो कि रूसी निर्माता है और रोबोनॉट 2 जो कि अमेरिका निर्माता है और अइला जो कि जर्मन ज्योतियान चीन के द्वारा ये निर्मित किया गया है। देन इसके बाद में देखते हैं वैल्केरी जो कि नासा द्वारा बनाया जा रहा है और ये एक मानवीय रोबोट्स है जो मंगल ग्रह में कॉलोनियों का निर्माण करने में ये काम करेगा। जो वैल्केरी जो है जो रोबोट्स है ये नासा द्वारा बनाया जा रहा है जो एक मानवीय रोबोट्स है जो कि मंगल में ये कॉलोनी का निर्माण करने के लिए ये काम करेगा। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट रोबोट है ये है स्पाइडर नॉट जो कि एक मकड़ी के समान ये दिखने वाला जो रोबोट्स ये मकड़ी के डिज़ाइन का होता है, जो मकड़ी रोबोट भी हम जिसे बोल सकते हैं, ये नासा के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट जो रोबोट्स की बात करते हैं तो ये स्पेस प्रोब जो कि एक रोबोटिक्स अंतरिक्ष यान में जो स्पेस प्रयोग करते हैं स्पेस प्रोब का। अब इसके हम जो उसके क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है तो क्षेत्र में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं तो हम चिकित्सक क्षेत्र में देखते हैं। तो चिकित्सा क्षेत्र में रोबोट्स की क्या भूमिका होती है, इसका किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, इसके बारे में देखते हैं। तो 1980 में रोबोट्स का उपयोग चिकित्सकों के सहायक के रूप में भी गॉल ब्लैडर को हटाने एवं विभिन्न प्रकार की शल्य चिकित्साओं में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। तो 1980 में हमने रोबोट्स का जो उपयोग है ये चिकित्सकों में सहायक जो हेल्पर होते हैं उनके रूप में भी जो गॉल ब्लैडर को हटाने के लिए विभिन्न क्षेत्र की और जो विभिन्न प्रकार की जो शल्य चिकित्सा होती है सर्जरी होती है उनमें भी इसका उपयोग देखने को मिलता है। दैन इसके बाद में जो देखते हैं द विंसी सर्जिकल सिस्टम जो कि नामक रोबोटिक्स उपकरण का निर्माण ये शल्य चिकित्सा में किया जाता है। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट इसके उपयोग में देखते हैं तो दूर संबंधी चिकित्सा जो टेलीमेडिसिन की सहायता से भी चिकित्सक मरीजों को इलाज दूर रहकर भी आसानी से कर सकते हैं। तो रोबोट्स के क्षेत्र में हम देखते हैं तो दूर संबंधी चिकित्सा की सहायता से भी जो चिकित्सक होते हैं ये मरीजों का इलाज दूर रहकर भी कर सकते हैं, जिससे परिवहन के खर्चे में कमी आती है तथा चिकित्सा और मरीज को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। और ये डॉक्टर एवं मरीज दोनों के लिए एक नए विकल्प के रूप में सामने आया है। तो जो टेली मशीन्स होती है जो दूर संबंधी चिकित्सा में जो रोबोट्स होते हैं जो चिकित्सक इनमें क्या करता है जो मरीजों का इलाज दूर रहकर भी आसानी से कर सकते हैं।
देन इसके बाद में हम देखते हैं भारत में जो प्रथम रोबोटिक सर्जरी 2010-11 में एम्स नई दिल्ली में की गई थी, जहां थाइमस ग्रंथि को मायास्थीसिया जो ग्रेविस है नामक बीमारी से बचने के लिए इसे बाहर निकाला गया था। नई दिल्ली के में जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टरों ने दिसंबर 2016 में रोबोटिक्स है जो आर्म की सहायता से मस्तिष्क के ऐसे हिस्से में पहुंचकर सर्जरी करने में सफलता पाई थी जहां पर बीमारी की पहचान करने के लिए भी जांच उपकरण नहीं पहुंच पाते हैं। तो जो रोबोटिक्स का हम उपयोग या इनके जो चिकित्सा क्षेत्र में देखते हैं, तो नई दिल्ली में जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है उसमें डॉक्टरों ने दिसंबर 2016 में रोबोटिक्स की सहायता से जो आर्म की सहायता से जो मस्तिष्क के ऐसे हिस्से में पहुंचकर सर्जरी करने में सफलता पाई है जहां पर बीमारी की पहचान करना भी इसका जो उपकरण भी नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी बीमारी के इन्होंने इलाज करने में इन्हें सफलता पाई है। दैन इसके बाद में हम रक्षा क्षेत्र में देखते हैं, तो रक्षा क्षेत्र में रोबोट्स का किस प्रकार इसकी भूमिका होती है। तो रक्षा के क्षेत्र में रोबोट्स का अनुप्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। रोबोट बिना किसी मानव की सहायता के लक्ष्य को भेजने जैसे हम फैसला ले सकते हैं, जिसकी वजह से खतरनाक मैदानों में जैसे मानव सेना के स्थान पर रोबोट सेना का प्रयोग किया जा सकता है। तो हम रक्षा क्षेत्र में देखते हैं तो इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। रोबोट बिना किसी मानव के सहायता के जो लक्ष्य होता है उसको भेजने एवं उसका फैसला ले सकता है, जिसकी वजह से जो खतरनाक मैदान होते हैं उनमें जो मानव सेना की जगह पे भी रोबोट सेना का प्रयोग किया जा सकता है। देन इसके बाद में जो बोस्टन डायनेमिक रोबोट्स जो कि एक डॉग का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के भारी वाहनों जैसे युद्धकरण को छूने, जंगल बर्फ एवं सक्रिय घाटियों के बीच में से ले जाने हेतु किया जा सकता है। तो बोस्टन डायनेमिक रोबोटिक्स डॉग है, इसका प्रयोग है जो विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में किया जा सकता है, जो कि भारी वाहनों जैसे युद्धकरण और छूने, जंगल बर्फ जैसे सक्रिय घाटियों के बीच में से ले जाने हेतु डॉग का प्रयोग किया जाता है। इसे 2005 में बस स्टैंड डायनामिक द्वारा हॉस्टल मिलर, नासा जेट पॉपुलेशन लेबोरेटरी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैनकॉर्ड फील्ड स्टेशन के साथ बनाया गया था। ये एक बड़े कुत्ते के समान दिखता है और एक रिमोट द्वारा ये नियंत्रित कंट्रोल रोबोट है जो कि ये। देन इसके बाद में हम डार्पा 6 जो डार्पा के बारे में देखते हैं, तो ये 6 पैरों वाला रोबोट है जो विभिन्न प्रकार के कार्य करने में ये सक्षम होता है। ये तरबीबन जो संचार टेक्निक होती है उसमें सहायता करता है और अपनी सेवा को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करने में ये सहायक होता है। देन इसके बाद में हम एंड्रोस सेकंड और मिनी एंड्रोस नामक जो रोबोट्स है इसका जो निर्माण किया गया है, ये बमरोधी दस्ते के रूप में भी इसका प्रयोग या इसका निर्माण किया गया है। तो एंड्रोस सेकंड और मिनी एंड्रोस होता है जो नामक रोबोट्स होता है, इसका निर्माण हम बमरोधी दस्ते के रूप में किया जाता है। दैन इसके बाद में हम अन्य एरियल वर्टिकल जो यूएवी होता है, ये इसमें भी क्या करता है, ये युद्ध में प्रयोग में लाए जाने वाले ये रोबोट्स होते हैं। भारत द्वारा निर्मित रोबोट है जो कि दक्ष हैं, जो भारत में ही निर्मित किया गया था। ये एक विद्युतीय रोबोट्स है जो किसी क्षेत्र में लगाए गए विस्फोटकों को निरस्त करने एवं दुश्मन के क्षेत्र में जाकर विस्फोटक लगाने का कार्य करने में ये सक्षम है। तो भारत द्वारा निर्मित जो रोबोट है वो कि दक्ष है, जो कि एक विद्युतीय रोबोट है जो किसी क्षेत्र में लगाए गए विस्फोटकों को निरस्त करने एवं दुश्मन के क्षेत्र में जाकर विस्फोटक लगाने का ये कार्य करने में ये सक्षम है। अब हम आपदा प्रबंधन एवं राहत में ये जो रोबोट्स है ये किस प्रकार से ये कार्य करते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो आपदा प्रबंधन एवं जो राहत है इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले रोबोट आपदा के समय मानव सहायता के रूप में कार्य कर सकते हैं। इन्हें खतरनाक और विषम परिस्थितियों में भेजा जा सकता है। तो रोबोट्स है जो आपदा के समय में ये मानव सहायता के रूप में भी ये कार्य कर सकते हैं, तो मानव हेल्पिंग नेचर के रूप में भी ये कार्य कर सकते हैं। और इन्हें खतरनाक और जो विषम परिस्थितियाँ होती है जिसमें मानव नहीं जा सकता, उनमें भी इस परिस्थितियों में भी इन्हें भेजा जा सकता है। हैदराबाद स्थित साइंस सोसाइटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे रोबोट का विकास कर लिया है जो भूकंप के मलबे में जो फंसे हुए जीवित व्यक्तियों का भी पता लगाया जा सकता है। तो हैदराबाद स्थित साइंस सोसाइटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट विकसित कर लिया है या विकास कर लिया है जो कि भूकंप के मलबे में फंसे
जीवित व्यक्ति को पता लगाने में ये सक्षम है। देन इसके बाद में हम एटलस के बारे में देखते हैं। तो ये आज में फंसे हुए, सॉरी ये आग है जो कि ये मिसप्रिंट हो गया है, जो कि ये आग में फंसे हुए व्यक्तियों को ये निकालने में ये सक्षम होता है। देन इसके बाद में हम स्नैक रोबोट्स के बारे में देखते हैं। तो इनका उपयोग हम आपदा प्रबंधन में उपयोगी है और ये छोटी सी जगह में भी बचाव अभियान में ये मदद कर सकता है। अब हम कुछ प्रमुख रोबोट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वीडियो हमने स्टार्टिंग की थी उसमें आपको जो ह्यूमनॉइड, जो ह्यूमन की तरह ही दिखने वाला एक सोफिया रोबोट है, जो कि एक लेडीज़ के प्रारूप में ये तैयार किया गया है, जो कि आपको ऊपर बताया गया है। इसमें देखते हैं तो ये एक मानव सदस्य सामाजिक रोबोट है जिसका विकास हांगकांग की जो कंपनी है हैंग सेंग रोबोटिक द्वारा किया गया है तथा इसके आविष्कारक डेविड हैसन ने किया गया है। तो जो सोफिया नामक जो रोबोट्स है ये एक मानव सदस्य सामाजिक रोबोट है जिसका हम विकास या डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये हांगकांग की जो कंपनी हैंसेंग जो कि रोबोटिक्स द्वारा ये किया गया है तथा इसके आविष्कारक है वो डेविड हैसन ने किया गया है। ये रोबोट के हवा बदलने के साथ बातचीत करती है। तो जो सोफिया नामक जो रोबोट है ये रोबोट हवा बदलने के साथ में ये बातचीत करने में भी सक्षम है और इसे 2017 में सऊदी अरब में अपने देश की नागरिकता भी दी है। तो सोफिया नामक जो रोबोट्स है इसको 2017 में सऊदी अरब में अपने देश की नागरिकता भी इसे प्राप्त हुई है। भारत में इसे 2017 में टेक फर्स्ट प्रदर्शित किया गया था, उसमें इसका उपयोग किया गया था। नवंबर 2017 में सोफिया को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का पहला गैर मानव नवाचार नामित किया गया है। इसके बाद में हम चतुर रोबोट के बारे में देखते हैं। तो चतुर रोबोट यही एक रोबोट है, ये DRDO तथा AIR द्वारा ये संयुक्त रूप से बनाया गया है। इसमें जो सेंसर है वो दृश्य सेंसर लगे हैं तथा ये एक दृश्य क्षेत्र की क्रम में रखी हुई वस्तुओं को पहचान करने एवं उन्हें उठाने में सक्षम होता है। तो ये जो DRDO जो चतुर रोबोट है ये DRDO तथा AIR द्वारा ये संयुक्त रूप से बनाया गया है। इसमें जो दृश्य सेंसर लगे हुए जो देखने में सक्षम है, जो ये रोबोट्स है एक दृश्य क्षेत्र में किसी क्रम में रखी हुई वस्तुओं को ये पहचान करने एवं उन्हें उठाने में ये सक्षम होता है। इसके बाद में हम ड्रोन बीम के बारे में देखते हैं। तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के छात्रों ने भी नाम का जो भारत का स्वदेशी सुपर पावर ड्रोन बनाया है। भीम नाम का सुपर स्वदेशी इन्होंने पावर ड्रोन बनाया है। देन इसके बाद में हम ग्रेट बट एवं रोबोट ग्रेट के बारे में देखते हैं। तो अहमदाबाद में इन दिनों रोबोटों का निर्माण किया जा रहा है जो घर को साफ करने में सहायता करते हैं। तो हम मॉडर्न एज में जो इसका उपयोग देखते हैं तो घर में सफाई करने के लिए भी, जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो पिक्चर में दिखाया गया है, जो डॉग से पहले आपको जो इमेज दिखाई गई है वो डॉग्स है वो की जो सफाई करने में भी ये मदद करता है। देन इसके बाद में बायोनिक मैन, तो रेक्स बायोनिक से लिमिटेड रोबोटिक्स कंकाल निर्माण में जो तकनीकी रूप से अग्रणी है। इसका निर्माण हम दुनिया भर में से अत्याधुनिक जो कृत्रिम अंगों को प्राप्त करके इसका उपयोग किया गया है। तो बायोनिक मैन है जो रोबोट्स है इसका निर्माण रेक्स बायोनिक्स लिमिटेड बायोटिक जो रोबोटिक्स है कंकाल रेक्स निर्माण में तकनीकी रूप से अग्रणी है। इसका निर्माण हम दुनिया भर से अत्याधुनिक जो कृत्रिम अंगों को प्राप्त करके इसका उपयोग या इसका निर्माण किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और हमारे जो टेलीग्राम चैनल को भी जय सैनी क्लासेज GGC और हमारा जो फेसबुक पेज है वो जय सैनी है, उस पर आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।